अस्सलाम वालेकुम, शुक्र अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज आज आपके लिए मैं एक यूनिक टॉपिक लेके आया हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मज़हर अली शाह, जो कि अमेरिकन सिटीज़न हैं और ये अमेरिका में सारी ज़िंदगी इन्होंने जो प्रॉपर्टी का काम किया है और बहुत एक्सपर्ट हैं प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ में और इसके प्रॉपर्टी के मामलात में। मैं आपको तारुफ़ करवाता चलूँ कि इन्होंने लास्ट ईयर यहाँ पर तुर्की में भी प्रॉपर्टी परचेज़ की और यहाँ के प्रोसेस से भी ये गो थ्रू हुए और काफ़ी अवेयर हैं। कंपैरिज़न्स देंगे हमें अमेरिका में क्या होता है प्रॉपर्टी सेल परचेज़ में और तुर्की में जो इनका एक्सपीरियंस हुआ या जो तुर्की में लैकिंग है, जो इस सेक्टर में लैकिंग है उसके ऊपर बात करेंगे। ख़ास तौर पर जो यहाँ पर जो फ्रॉड होते हैं या जो स्कैम होते हैं वो उनको किस तरह अवॉइड किया जाता है इनसे, उस पर भी मशावरत करेंगे। बहुत शुक्रिया मदर शाह साहब आपका। आप ये सबसे पहले ये बताइए कि आपका दोनों मुल्कों का एक्सपीरियंस हुआ, तुर्की का भी और अमेरिका का भी आपका एक्सपीरियंस है, इस सेक्टर में ख़ास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर में। तो बुनियादी तौर पर आपने मुख्तसर बताइए कि क्या फ़र्क देखा अमेरिका के सिस्टम में और तुर्की के सिस्टम में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अ, अ, अमेरिका का जो मेरा एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट का, वहाँ पे हर ची इट्स अ वेरी हाइली रेगुलेटेड फील्ड जो है। वहाँ पे उन्होंने इसको वो ये समझते हैं कि रियल एस्टेट जो है वो वन्स इन अ लाइफ़टाइम आपकी द लार्जेस्ट परचेज़ है। ठीक है। तो उस लिहाज से वो यानी अब बड़ा फ़ैसला ज़िंदगी का। जी, और उस लिहाज से वो मेक श्योर करते हैं कि बायर जो है, उसके जो उसको हकूक़ है। वो हकूक़ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक। तो उसके लिए जो है लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा है। फिर ये है कि वहाँ पे जो एजेंट्स हैं रियल एस्टेट में, उसमें ये है कि हर कोई उठ के जो है वो दुकान लगा के नहीं बैठ सकता। जैसे कि पाकिस्तान में हमारा एक्सपीरियंस है कि लोग जो है वो कोई लाइसेंस नहीं है, हाँ, आपका कोई तीसरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान का भी है। जी। जी, पाकिस्तान का भी मेरा एक्सपीरियंस है। गो कि अ, मैं उस फ़ील्ड में मैंने काम नहीं किया लेकिन पाकिस्तान सेल में, परचेज़ आपने लेकिन सेल परचेज़ जो है वो की है, तो उसका एक्सपीरियंस मुझे है। तो अमेरिका के अंदर ये है, एक तो ये है कि वहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट हाई स्कूल की है, जो कि इंटर हमारे यहाँ कहलाता है। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर ये है कि वहाँ पे एजुकेशन है, फेडरल लेवल के एग्ज़ाम हैं, फिर हर स्टेट के अपना एग्ज़ाम है। तो यानी रियल एस्टेट का बिज़नेस करने के लिए आपको बाकायदा सर्टिफ़िकेशन चाहिए, उसमें एग्ज़ाम चाहिए आपको, उस स्टडी चाहिए। लाइसेंस उसको कहते हैं वहाँ पे कि रियल एस्टेट लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और इवन आफ्टर हैविंग दैट लाइसेंस, आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ ब्रोकरशिप। और एक ब्रोकर वो होता है जिसका मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस हो, और उसके बाद उसने उसके फर्दर जो है एजुकेशन होती है, उसके एग्ज़ाम्स होते हैं। तो वो पास करने के बाद कोई बंदा जो है वो ब्रोकर बन सकता है। ब्रोकर जो है वो ये है कि वो इंडिपेंडेंट अपना बिज़नेस रख सकता है। और फिर वो आगे से जो एजेंट्स हैं, जो नए आते हैं, उनको अ, ये है कि अंडर सुपरविज़न उनको रखते हैं। ठीक है। तो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ ब्रोकरशिप इन ऑर्डर टू डू इन एज़ अ स्टार्टर स्पेशली। एज़ एन हुँ, एजेंट या। हुँ। और उसमें ये है कि फिर वो ये मेक श्योर करते हैं कि किसी किस्म का जो है वो फ्रॉड ना हो, और जो प्रोसीजर्स उनके हैं बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। आपको किसी किस्म का जो है ये नहीं वहाँ पे खौफ होता है कि आपके साथ जो है कोई बड़ा धोखा हो जाएगा। हुँ। और उन्होंने यहाँ तक वहाँ पे एक चीज़ है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो सेल होनी है, उसमें जो सेलर है, जो कि उसका ओनर है, वो एक डिस्क्लोज़र देता है। ठीक है। वो ये कहता है कि मैं इस घर में फ़र्ज़ करें कि अगर वो 5 साल रहा है या 10 साल रहा है, तो वो ये बताता है कि इस 5 साल के अंदर इस घर के अंदर क्या-क्या खराबियाँ हुई, और उसको फिर कैसे रेक्टिफ़ाई किया गया। ठीक और है। उसके लिए जो है लाइसेंस जो लोग थे, जो टेक्नीशियंस थे, वो इस्तेमाल किए गए, और उसकी रसीदें तक उनके पास होती हैं वो। यानी जिस तरह गाड़ी का सारा प्रोसीजर है कि एक्सीडेंट हुआ, उसका ये पार्ट तब्दील हुआ और यहाँ इसके इंजन में ये प्रॉब्लम है, लाइक एक्सपर्ट रिपोर्ट भी यहाँ पर जैसे कि
देखा जाता है। तो यहाँ पर शाह साहब यहाँ पर भी है यानी रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए आपको यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक एजुकेशन है और उसके बाद उसका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पास होने के बाद एक सर्टिफ़िकेट है, लाइसेंस जिसे आप कह रहे हैं। लेकिन जो पैरामीटर्स हैं, इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर कोई कस्टमर को जो अवेयरनेस देता है, वो पूरी मालूमात नहीं देता और वो अपने मफ़ाद की बात करता है। अमेरिका में रियल एस्टेट एजेंट का क्या मफ़ाद होता है और गवर्नमेंट उसको कितना तहफ़्फ़ुज़ देती है और कस्टमर जो क्लाइंट होता है, खरीदार उसको कितना तहफ़्फ़ुज़ देती है? ये जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस जो है वो ये है कि बायर जो बाय कर रहा है प्रॉपर्टी, वो उसके साथ किसी किस्म का फ्रॉड ना हो। और इसीलिए जो है प्रॉपर्टी की भी डिस्क्लोज़र होती है। फिर वहाँ पे ये भी है कि हर जो आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसकी इंस्पेक्शन करवाते हैं आप। और वो नॉर्मली शुरू के 7 से 10 दिन का पीरियड होता है जिसमें कि उसको ऑप्शन पीरियड कहते हैं। वो कौन गवर्नमेंट इंस्पेक्शन करती है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट करता नहीं है? उसमें उसमें भी लाइसेंस जो है वो लोग होते लाइसेंस हैं, होल्डर लोग। लाइसेंस इंस्पेक्टर होते हैं, जो कि आके इंडिपेंडेंट इंस्पेक्टर्स होते हैं वो, लेकिन लाइसेंस्ड होते हैं और वो आके प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन करके तो बायर को रिपोर्ट देते हैं। बाहर को रिपोर्ट और देते हैं, बायर जैसे के एक्सपर्ट रिपोर्ट यहाँ पर है, जी और उसी टाइप की? जी, उसमें वो ज़रा थॉरो होती है। अच्छा वो था वो वो। काफ़ी थॉरो होती है और उसके अंदर फिर वो ये भी उसके अंदर होता है कि ऑप्शन पीरियड जो है आपका, से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 डेज़ है, तो 10 डेज़ के अंदर आप इंस्पेक्शन करवा के उसके बाद बायर अगर चाहे तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर सकता है, विदाउट एनी पेनल्टी और जो उसने अर्नर्स मनी दी हुई है, वो भी वापस हो जाती एडवांस है। भी वापस हो एडवांस जाता है, वापस 10 आ दिन के जाती अंदर-अंदर। है। जी, जी, बिल्कुल। और अगर 10 10 दिन या दिन 7 दिन है वो आप एग्री कर लेते हैं, बायर और सेलर एग्री कर लेते हैं। तो बायर और सेलर अगर महीना 2 महीने एग्री करता है, तो वो भी टेन्योर चल जाता है? नहीं इतना पीरियड नहीं होता वहाँ पे और ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं बड़ी क्विक होती हैं, बड़ा स्ट्रीमलाइन्ड प्रोसीजर होता है और उसके अंदर जो और दूसरा ये है कि अ, ऑलमोस्ट इन 99% केसेज़ जो है क्योंकि मॉर्टगेज होता है, हुँ, तो बैंक जो है वो भी इन सब चीज़ों को जो है वेरीफाई कर रहा होता ओवरसी कर रहा होता है। है। जी वेरीफाई हाँ, कर रहा जी होता है कि वेरीफ़ाई ये भी कर रहा होता है, ठीक है। तो उसकी भी इंटरेस्ट होती है क्योंकि उसकी स्टेक होती है उसके अंदर। बैंक ने क्योंकि अपनी रिकवरी करनी होती है उस प्रॉपर्टी से, जी, उसने क्योंकि लोन देना होता लोन है, देना तो होता है वो उसको। मेक श्योर करते हैं कि जो प्रॉपर्टी की कीमत है, बैंक जो है वो अप्रेज़ल करवाता है। जी, अप्रेज़ल वो करवाता है। अप्रेज़ल एक्सपर्ट करवाता रिपोर्ट है, तैयार करवाता है कि बिल प्रॉपर्टी की मालियत कितनी है। कितनी मालियत कितनी है और दूसरी तरफ से जो घर की फिज़िकल जो कंडीशन कंडीशन है, उसके लिए जो है इंस्पेक्शन करवाई जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे अ सेलर जो है, मैंने जैसे बताया वो डिस्क्लोज़र देता है। हुँ। वो बताता है और अगर सेलर जो वो है रियल एस्टेट एजेंट को बताता है और रियल एस्टेट एजेंट जो है वो कस्टमर को बताता नहीं, है। हुँ, वो सेलर जो है वो डायरेक्टली जो है जो जो डिस्क्लोज़र होता है वो सेलर की तरफ से आता है, उस पे उसके साइन होते हैं ठीक है, और बायर जो है उसको देख के उसको वो भी साइन करता है। ठीक है। तो यानी ये एस्टेब्लिश कर लिया जाता है कि सेलर ने अपने घर में जो तमाम नकाइस हैं वो बता वो दिए हैं। बता दिए हैं और बायर को वो पता चल गए हैं और ये इनके पता चलने के बावजूद आगे बढ़ रहे हैं और अपनी डील को कर रहे हैं। कर रहे हैं, यानी नकाइस बताई जाती हैं उसमें नकाइस कि बताए जाते हैं कि इस घर के अंदर जो है ये प्रॉब्लम्स हुई थी और इसको जो है हमने रेक्टिफाई किया। अगर कोई प्रॉब्लम्स एग्ज़िस्ट कर रही हैं तो वो भी वो बताते हैं कि हाँ, ये है। ठीक है, और अच्छा ये तो हो गया सेकंड हैंड प्रॉपर्टी का। सिफर प्रॉपर्टी जो है, अपार्टमेंट जो है, उसका क्या प्रोसीजर होता है? यानी एक प्रोजेक्ट से आप डायरेक्ट ले रहे हैं, पहली मर्तबा आप उसमें सुकूनत इख्तियार करने जा रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट उसका ज़िम्मेदार होता है? उसके अंदर जो है वहाँ पे ये है कि जो बिल्डर्स होते हैं वो आपको वारंटी देते हैं। ठीक है, और नॉर्मली उसमें जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों की वारंटी होती है, अप टू 10 इयर्स होती है कई चीज़ों की। जैसे फाउंडेशन है या कोई इसमें क्रैक्स आते हैं तो उसकी 10 ईयर तक होती है। इसी तरह जो है बाकी जो चीज़ें हैं अप्लायंसेस है या कोई प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिफ़िकेशन है, इन सब की जो है वारंटी दी जाती ठीक है। है। और इसके अलावा भी इवन नए घर भी जो लिए जाते हैं तो वहाँ भी प्रैक्टिस यही है कि बायर जो है उसकी भी इंस्पेक्शन करवाता अच्छा ठीक है। है। अब मैं जी। आता हूँ असल टॉपिक की तरफ कि क्या रियल एस्टेट एजेंट जो है, वो सेलर के साथ या प्रोजेक्ट वालों के साथ मिलके ओवर प्राइसिंग अंडर द टेबल कोई
कमीशन जो है वो वहाँ पर चार्ज कर सकता है या नहीं नहीं, कर सकता? ये चीज़ मैं आपको जो है वो पर्टिकुलरली बताना चाहूँगा कि अमेरिका के अंदर जो है होम प्राइसेस जो हैं, वो इतनी फेयर सिस्टम है कि उसके अंदर कोई हका-फैंकी नहीं हो सकती। कोई उसके अंदर जो है एक तो सबसे पहली बात ये है कि ऑलमोस्ट 100% जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिस्ट होती हैं ऑनलाइन, वो प्राइस के साथ होती हैं। ठीक है। तो उसमें सेलर जो है वो अपनी प्राइस जो है वो फिक्स कर देता है। ऐसे नहीं है जहाँ पे मुझे जो एक बहुत बड़ा फ़र्क लगा यहाँ पे आके तुर्की के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, शुरू में मैं एजेंट्स के ज़रिए भी जो है मैंने प्रॉपर्टीज़ देखी, तो और फिर डायरेक्ट बिल्डर्स के पास भी जो है गए, तो उसके अंदर भी आपको जो है प्राइस कहीं पे डिस्प्ले नहीं है, कहीं पे फिक्स प्राइस लिखी हुई नहीं है। यू आर नॉट श्योर कि आपको क्या और मैंने ये भी यहाँ पे देखा है कि जो एजेंट्स डील कर रहे होते हैं, वो किसी को कुछ प्राइस दे रहे होते हैं, किसी को कुछ प्राइस दे रहे होते हैं। कहीं पे भी आपको इन राइटिंग ब्लैक एंड व्हाइट में सही प्राइस नहीं मिलती। यानी अच्छा, जैसा चेहरा देखा, फॉरेनर देखे तो डॉलर्स में प्राइस दे दी, लोकल देखे तो लीरा में प्राइस दे दी। और यहाँ पर उसमें ये सिस्टम चलता है। ये सिस्टम जो है यहाँ पे चल रहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और इसके अंदर ये भी है कि जो एजेंट है वो प्ले कर रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन भी यहाँ पर एक सिस्टम मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि ऑनलाइन भी फिशिंग के लिए इतनी खूबसूरत चीज़ उसकी तस्वीर डाली होती हैं, उसकी प्राइस इतनी कम अट्रैक्टिव रखी होती है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होके उन तक पहुँचे, और जब उन तक पहुँचा जाता है तो वो कहते हैं जी ये तो बिक गई है, हम आपको और ऑप्शंस दिखा देते हैं, फिर प्राइस भी डिफरेंट होती है, चीज़ें भी डिफरेंट होती हैं। ऐसा वहाँ पर भी होता है फिशिंग के लिए? नहीं, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं होता क्योंकि जो लिस्टिंग है वो एक बड़ा स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर है। उसके अंदर जो है जैसे मैंने बताया कि जो एजेंट है, थोड़ा-सा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको ये यहाँ तक बताता चलूँ कि वहाँ पे एजेंट्स जो हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी यहाँ तक है कि सिस्टम ये है कि एजेंट्स जो हैं अगर जब घर दिखाते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स होते हैं, लग जाते हैं जो जब घर सेल पे आता है और वो एजेंट्स जो है उनके पास उसकी की होती है और पूरा घर जो है वो भरा हुआ होता है लेकिन एजेंट वहाँ पे ये कोई रिवाज नहीं है कि जब आप घर अपने बायर को दिखाएँगे तो वहाँ पे जो ओनर है या जो प्रॉपर्टी जो मालिक है, जो मालिक है, जो रह रहा वो है मौजूद उसमें, होगा। वो मौजूद नहीं होता। वो नहीं बिल्कुल, होता। वो नहीं होता। वो डिस्क्लोज़र पहले दे देता है। वो जो हाँ। है घर के अंदर जो है वो बाहर एक बड़ा ताला लग जाता है जिसके अंदर चाबी होती है और वो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो आप अपने सेल फ़ोन से उसमें ऐप होती है उससे आप खोल लेते हैं। खोल के घर सारा दिखा के और उसके बाद आप बंद करके चले जाते हैं। एजेंट जो है उनका बैकग्राउंड चेक, फिंगरप्रिंटिंग और क्रिमिनल चेक ये सारे होते हैं। ठीक है। और वहाँ पे वो मेक श्योर करते हैं कि एजेंट्स के अंदर जो है कोई और दूसरी आपको यहाँ तक चीज़ बताऊँ कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 50% और मेबी 50% प्लस जो है रियल एस्टेट के अंदर जो एजेंट्स हैं वो फीमेल है अच्छा। और एक फीमेल जो है वो 2 बंदों को लेके खाली घर जाके दिखा लेती है। तो इस और सारा डील कर रही होती है। डील कर रही होती है। तो इस तरह के वहाँ पे प्रोसीजर्स बनाए बनाए गए हैं कि जिसमें बहुत कम चांस है कि किसी के साथ जो है कोई होगा। दूसरा ये है कि उसको फर्दर रीइंफोर्स करने के लिए यहाँ तक कानून है कि अगर ये पता चल जाए कि किसी एजेंट ने या जो है वो गलत बयानी करके और प्रॉपर्टी को सेल प्रॉपर्टी किया। को सेल किया है, तो अप टू $250,000 जो है जुर्माना हो जाता है। 250,000 थाउज़ेंड $2.5 लाख डॉलर्स डॉलर। $2.5 लाख जो है वो जुर्माना हो सकता है, लोगों को हुआ है। हुँ। लाइक गलत बयानी से क्या मुराद है आपकी कि वो जो मालिक ने डिस्क्लोज़र दिया हुआ है, वो तो सारी चीज़ें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डाल देता है। तो रियल एस्टेट एजेंट का गलत बयानी से क्या मुराद है आपकी? गलत ये बड़ा बयानी से इम्पोर्टेंट है। हाँ, गलत बयानी से मुराद ये है कि अगर उसको कोई भी मटीरियल डिफेक्ट पता चल जाता है प्रॉपर्टी का, ठीक है। लेकिन वो उसको छुपाता है। नहीं, अगर मालिक ने डिस्क्लोज़र में नहीं दिया हुआ तो वो रियल एस्टेट एजेंट को कैसे पता चलेगा? देखें, बात ये है कि 100% जो है लोग जो है वो ये तो नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पे भी जो है लोग 100% ऑनेस्ट है। 100% ऑनेस्ट है। कुछ अगर कोई करने की कोशिश करे, यानी ऐसे भी होते हैं क्योंकि लोगों को जुर्माने भी हुए हैं।
गो कि बहुत कम है, इसी वजह से कि कानून बड़े बहुत बड़ा सख्त हैं, जुर्माना है। हाँ। बहुत बड़ा जुर्माना है। लेकिन ये है कि कुछ लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि चीज़ों को छुपा लिया जाए, धोखा कोई दे के बड़ा बेचा बड़ा जाए। डिफेक्ट है तो ना डिस्क्लोज़ किया जाए। हुँ। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि जो एजेंट है इसको इस चीज़ का पता था और उसने छुपाया है, अच्छा, तो ये जो है बहुत बड़ी इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा कि वो मालिक ने उसे एजेंट को बताया था या उसे पता चल गया था? इसका सबूत कहाँ से आएगा? एजेंट कहेगा मुझे तो नहीं पता था, मालिक ने डिस्क्लोज़र में नहीं दिया। तो फिर रियल एस्टेट एजेंट को किस तरह फिक्स किया जाता है? कि उसमें देखें उसमें चीज़ ये है कि ज़ाहिर है कि वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो फिर सारी चीज़ का जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसमें उनके अपने जो है वो उस फ़ील्ड के माहिर होते हैं, तो वो चीज़ों को पता चला लेते हैं, वो चला वो अच्छा, पता एक चला और चीज़ लेते बड़ी हैं। इम्पोर्टेंट है कि इसमें ये भी वहाँ कुछ केसेज़ ऐसे भी हुए कि घर खरीद लिया, 2 साल बाद पीछे से रोड निकल गया कोई और जिसने घर खरीदा उसने जाके क्लेम कर दिया कि जी मेरा तो सुकून बर्बाद हो गया, ये रोड का मुझे पहले नहीं बताया गया था। इस तरह के मामलात में भी विजिलेंट रहना पड़ता है रियल एस्टेट एजेंट को और जी। फिक्स को किसको करते हैं वो? रियल एस्टेट एजेंट को करते हैं, प्रोजेक्ट वालों को करते हैं, किसको फिक्स करते हैं इसमें? नहीं इसमें बल्कि मैं आपको जो आपका पहला सवाल था उसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ तक बायर को प्रोटेक्ट किया गया है कि प्रॉपर्टी की जो सेल है, उस वक़्त से लेके अप टू 4 इयर्स बायर जो है वो सू कर सकता है। सेलर को अप टू भी 4 ईयर अप टू 4 इयर्स सेलर सेलर को को भी भी और और रियल एजेंट एस्टेट को भी। हुँ, वो सू कर सकता है और वो कह सकता है कि मुझसे जो है ये गलत बयानी की गई या फिर यहाँ तक है जैसे आपने दूसरा अभी सवाल किया रोड्स का कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं कोई प्रॉपर्टी सेल करता हूँ और 6 महीने बाद वहाँ पे कोई पीछे सड़क बननी शुरू हो जाती है। तो बायर कहता है कि मुझे तो नहीं ये पता था कि यहाँ पे एक बड़ा रोड बन रहा है, अब तो यहाँ पे मुझे शोर आ रहा है और कंस्ट्रक्शन हो रही है और मैं तो पीसफुल जगह समझ के मैंने ये प्रॉपर्टी बाय की थी। तो उसमें जो है वो एजेंट को सू कर सकता है। उसमें फिर ये देखा जाएगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट डील हुई है, हुँ, उस वक़्त तक अगर उस टाउन की ने डिक्लेयर कर दिया हुआ था कि यहाँ पे सड़क बननी है और एजेंट की लैक्सिटी है कि उसने ये मालूम नहीं किया, हुँ। तो एजेंट जो है कसूरवार है अच्छा और तो वो सारे डैमेजेज़ जो है वो वो पे करेगा। पे करेगा, एजेंट पे तो करेगा। ये एजेंट जो है रियल एस्टेट एजेंट या जो ये बेचारे ये बिज़नेस से वाबस्ता हैं, वो किस तरह सरकारी मंसूबों का पहले से वो यानी मालूमात कहाँ से लेते हैं और कहाँ से उन्हें ये सारी अपडेट कोई ऐसी वेबसाइट है या कोई सरकार का ऐसा कोई सिस्टम है कि उन्हें अपडेट रखा जाता है? जी, वहाँ पे अमेरिका के अंदर जो है चीज़ें जैसे कि मिसाल के तौर पे तुर्की का तो ज़ाहिर है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ज़ाहिर मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसमें जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो हुँ, भी मैं आपको बता दूँगा जब आप हुँ, पूछेंगे। हुँ। लेकिन जैसे पाकिस्तान का मुझे पता है कि वहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन लेना सरकारी इदारों से बहुत ही मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। लेकिन अमेरिका के अंदर हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। वहाँ पे उसको वो कहते हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक है, उसको हासिल करना किसी बंदे के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है। तो आप जो है टाउन में जाएँगे, टाउन से पता चल जाएगा। आपको जो है वेबसाइट्स हैं, उधर से पता चल जाएगा। तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है छुपाई नहीं जाती। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, वो अवेलेबल है, एक्सेसिबल है। आप उसको किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए जो है अगर वो वो नहीं बताता उसकी नेग्लिजेंस है, उसने इस पे काम नहीं किया तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा। हाँ। अच्छा बड़ी मज़े की बात है पाकिस्तान में तो लोग प्रॉपर्टी लेने के बाद कोशिश करते हैं कि उनके सामने से रोड निकले ताकि उनकी वैल्यू ज़्यादा हो। तो यहाँ आपने एडवर्स ही बता दिया। नहीं, हुँ, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में लोग रोड बनने को इसलिए पसंद करते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को फिर कहते हैं कि अब ये कमर्शियल हो गई हाँ, और कमर्शियल होने से इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई। अमेरिका में ऐसा नहीं है, जहाँ पे वो रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको कमर्शियल नहीं करते, नहीं किया जा उसको सकता। नहीं किया जा यानी सकता। कभी भी नहीं करते या 20, 30, 40 साल बाद जाके जब मतलब वहाँ वो पर हाँ, आप उसको यही ले लें कि वो बहुत वही अगर 30-40 साल या इस तरह के बाद जाके किसी वक़्त में हो जाए, उसमें भी फिर बड़े प्रोसेस हैं। उसमें टाउन से जो है वो अप्रूवल है, लेकिन टाउन भी अप्रूव इतनी आसानी से नहीं करते क्योंकि लोग टाउन को सू कर देते हैं। ठीक है कि अगर वो हमारी कहते हैं कि हमारे ये हमारी रेज़िडेंशियल जगह थी, आप इसको कमर्शियल नहीं कर सकते और यानी अगर बाकी लोग सू कर देंगे कि जी इसे आपने कमर्शियल कर दिया, हमारी ज़िंदगी जीर्ण होगी। बिल्कुल, पब्लिक ओपिनियन जो है वहाँ पे मैटर करता है।
उसमें पब्लिक अगर वो देख लेते हैं कि पब्लिक जो है एक काफ़ी ज़्यादा पब्लिक किसी चीज़ के हक में नहीं है, तो टाउन फिर उसको नहीं करता। अच्छा, ये बताइए कि इसके बावजूद वो यानी आप तो बिल्कुल एक ऐसा माहौल बता रहे हैं जिसमें 90-95% अभी तक मैं ये समझा हूँ कि जन्नत का माहौल है, बिल्कुल वहाँ पर फरिश्ते हैं और जन्नती हैं जो झूठ भी नहीं बोलते। आप ये बताएँ कि रियल एस्टेट एजेंट वहाँ पर जो कमीशन है, उसकी क्वांटिटी ऊपर-नीचे करते हैं मालिक से मिलके या कस्टमर से ओवर चार्जिंग करते हैं या नहीं करते? नहीं, वहाँ पे देखिए कमीशन जो है फिक्स तो नहीं है। हुँ, एज़ 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 अ लॉ जो है वो कोई भी स्टेट फिक्स नहीं करती। लेकिन जो नॉर्मली जो चल रही होती है, हुँ। वो कमीशन जो है ऑलमोस्ट सेट होती है। सबको पता होता है कि कितनी कमीशन, और कमीशन जो है वो अच्छी रीज़नेबल होती है ताकि यानी उसके परसेंटेज नहीं जैसे पाकिस्तान में या यहाँ पर रियल एस्टेट एजेंट को 2% कहा जाता है 2% बायर वाली साइड से 2% सेलर वाली साइड से जो एजेंट है वो लेते हैं, तो वहाँ फिक्स नहीं है ये। नहीं, वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि फिक्स तो नहीं होती, लेकिन ये है कि अभी जैसे मैं टेक्सास में हूँ, तो टेक्सास में नॉर्मली ये है कि जो सेल करता है, जो सेलर है, हुँ, वो 6% जो है वो सेलिंग जो एजेंट है, लिस्टिंग एजेंट उसको देता है, ठीक है। और सेलिंग जो लिस्टिंग एजेंट है, वो फिर आगे उसका हाफ या 3% वो बायर साइड को देता है। अच्छा, तो टोटल उस जैसे वहाँ एजेंट पे को देते 6 है, किसी स्टेट पे 5% है। उसको स्टेट ने ये रखा हुआ है कि आप कोई फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन हुँ, ये है कि जो वहाँ पे राइज होती है, वो नॉर्मली वही चल रही होती ठीक है, तो आप कोई ऐसे वाक़यात हुए हैं आपकी नज़र में या आपके मुशाहिदे में आए हैं कि रियल एस्टेट एजेंट ने मालिक के साथ या प्रोजेक्ट के साथ मिलके कोई प्राइस में ऊपर-नीचे किया हो और जो कस्टमर को जो है वो फटी लगी हो? है। नहीं, वहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि वहाँ पे सब चीज़ें जो है डिक्लेयर करनी पड़ती हैं, लिस्टिंग प्राइस जो होती है, वो आपको पहले ही ऐसे होता नहीं है कि जैसे अभी यहाँ पे मुझे आके जो जितना भी एक्सपीरियंस हुआ, वो ये है कि आप जाते हैं, पूरा बड़े-बड़े ऑफ़िस जहाँ पे बड़े ह्यूज बड़े खूबसूरत ऑफ़िस जो हैं वो हैं, लेकिन वहाँ पे आपको किसी भी जगह प्राइस नहीं मिलती। इसी तरह जो है वो ऑनलाइन कोई प्राइस जो है वो ज़्यादातर जो है वो मैंने देखी है कि नहीं है। तो एजेंट ही आपको बताता एजेंट ही है। बताता है और एजेंट ही वो बताता है, और एजेंट ही आपको जो है वो एक सादा पेपर लेके उस पे लिख के आपको दे रहा होता है। ठीक है, सादा पेपर। वो भी कोई प्रिंटेड नहीं होता। हुँ, तो बात ये है कि प्राइस के अंदर जो है मेरा जो अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है कि टर्की के अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नहीं है ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी। नहीं, अमेरिका के अंदर प्राइस के अंदर ट्रांसपेरेंसी है बहुत ज़्यादा, और अगर उसको लिस्टिंग प्राइस के बाद अगर प्राइस को रिड्यूस किया जाता है, तो वो भी लिस्टिंग में उसको रिड्यूस किया प्रॉपर्ली जाए। जो जाके जो वेबसाइट है उसके ऊपर चेंज किया जाता अच्छा, बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर फ़ॉरेनर को देख के बिल्कुल डॉलर्स की सूरत-हाल क्रिएट हो जाती है। ख़्वाह वो प्रोजेक्ट हो या कोई रियल एस्टेट एजेंट हो। अमेरिका में फ़ॉरेनर को देख के क्या कोई इस तरह का कोई फ़ॉरेनर के साथ भी वाक़या होता है? है। कि नहीं, उसको महँगी प्रॉपर्टी दे दी और लोकल को सस्ती दी नहीं जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ क्योंकि ओपन है, तो जो हुँ, फॉरेनर है आप मैं आपको बताऊँ कि मेरा अपना जो मैंने लास्ट एक घर बेचा था टेक्सास के अंदर, ह्यूस्टन के अंदर, वो हांगकांग से एक पार्टी ने खरीदा था, और उसने घर को विज़िट भी नहीं किया। उसने अपना जो एजेंट था यहाँ पे अमेरिका में, उसको वहाँ पे भेजा, उसने उसकी सारी तस्वीरें, वैसे भी जब लिस्टिंग करते हैं तो तस्वीरें तस्वीर तो आ काफ़ी जाती हैं। तस्वीर जो है हुँ, उसमें दी होती हैं। तो हांगकांग से एक खातून थी जिसने वो घर खरीदा था, और उसने पेमेंट भी जो है वहीं पे, और ये ऑनलाइन जो वहाँ पे टाइटल कंपनियाँ होती हैं जिन्होंने के सिग्नेचर्स लेने होते हैं, उन्होंने भी ऑनलाइन उनको जो है वो वर्चुअल वो सारा कुछ देते हैं। करके तो साइन लेके तो वो वो कर इज़ी लेते से हैं। अच्छा मुख्तसर सा ये बताइए कि जैसा कि यहाँ पर होता है कि टोकन दिया, कभी ऐसा हुआ कि टोकन पर रौला पड़ गया हो कि जी ये बायर का कसूर है, इसने टाइम पर पेमेंट नहीं दी तो लिहाज़ा इसका टोकन चला गया। अब टाइम गुज़रने के बाद इस तरह के वाक़यात होते हैं? फिर देखिए वहाँ पे तो एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है। हुँ, उसके अंदर जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो डेट्स होती हैं। उस ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर और स्टेज के डेट्स ओवर लिए हुई तो डेट्स, गया। जी, हर स्टेज के लिए डेट्स दी गई होती हैं, उस हुँ, डेट को मीट करना होता है।
और अगर नहीं अब मीट करते तो आपका टोकन गया। जी, अगर मीट नहीं करते हो तो फिर इट्स अप टू सेलर। फ़र्ज़ करें कि आपने जो है वो मैं कोई समझता हूँ वो वापस करे या ना करे, हाँ, फिर ये उसकी आप कह रहे वो हैं। है। जी हाँ। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें इस तरह की कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो लिटिगेशन में यानी अदालतें और सरकार क्या मदद करती है बायर की, या क्या मदद करती है सेलर की? लिटिगेशन में तो ज़ाहिर है कि जो वहाँ पे केस जाएगा तो फिर जो डिसाइड होगा नॉर्मली वहाँ पे ये होता है कि डैमेजेस के साथ फैसले आते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि अगर बायर की तरफ से लैक्सिटी है या उसकी तरफ से जो है वो सेलर की तरफ से। या सेलर की तरफ से, तो वो जिसके जिसके खिलाफ फैसला आएगा तो वो दूसरे के जो डैमेजेस हैं वो भी देगा। ठीक है, वो दूसरे की डैमेज भी देगा, जी, और उनकी जो कोर्ट फीसेस वगैरह या वकील की फीस है वो भी वो भी उनको देगा, उनको पड़ेगी। वो भी और पड़ेगा। फैसला कितनी देर में आ जाता है? ये फैसला बहुत लंबा नहीं, वहाँ पे ये नहीं है कि बस चलते जा रहे हैं, नहीं, ऐसा बात नहीं है, वहाँ पे जो है वो बहुत जल्द फैसले होते हैं। और जल्द से क्या मुराद, कितनी देर में? मतलब वो चंद माह में हो जाते हैं। चंद माह में, जी, 6-8 माह लग जाते हैं। और डिपेंड करता है, लेकिन ये है कि वहाँ पे बहुत जल्दी फैसले अच्छा, होते हैं। फैसलों में अदालतें जो है वो फॉरेनर्स और लोकल लोगों को फौकियत तो नहीं देती फॉरेनर्स के ऊपर? नहीं, ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसे अगर नहीं, वहाँ लेकिन पे देखिए ना, मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि पाकिस्तान के पैसे या कहीं से पैसे जो है मनी लॉन्ड्रिंग करके अमेरिका में या स्विट्ज़रलैंड में या बर्तानिया में, हत्ता कि बर्तानिया में इश्तिहारी लोग या अमेरिका में इश्तिहारी लोग गए हुए हैं पाकिस्तान के, अपने तो वो रेमंड डेविस के लिए बिल्कुल पहुँच जाते हैं, उसको हर तरह से हद क्रॉस करके भी ले जाते हैं। लेकिन कानून वहाँ पर उनका बेबस दिखाई देता है। वो लोगों के, दूसरे ममालिक के इश्तिहारी और जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे वो वापस करने से इज्तनाब करती हैं, अदालतें भी इज्तनाब करती हैं। तो ये तो पूरी दुनिया जानती है कि डिस्क्रिमिनेशन है इस मामले पर। तो क्या प्रॉपर्टी में भी ऐसा है? देखिए, प्रॉपर्टी में जो है वो जहाँ तक मुझे मालूम है वो ये है कि अगर कोई कोई भी बंदा जो है फॉरेनर जो है प्रॉपर्टी खरीद सकता है वहाँ पे, और ज़ाहिर है कि वो पैसा जो है वो प्रॉपर चैनल से आना चाहिए। ये नहीं है कि कोई कैश जो है वो बोरी भर के मनी ले लॉन्ड्रिंग जाए से। वहाँ पे और वहाँ पे जाके तो खरीदे, नहीं, वो बैंक के ज़रिए पैसा नहीं, लेकिन जाना चाहिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो फिर ये सरे महल किस तरह खरीदे गए? ये एवन फ्रीड के अपार्टमेंट्स किस तरह खरीदे गए? अगर मनी ट्रेल वो प्रॉपर चाहते हैं कि ये ब्लैक मनी ना आए और जो व्हाइट मनी आए उनके मुल्कों में, और उससे जायदाद खरीदी जाए, तो फिर ये सरे महल और ये एवन फील्ड अपार्टमेंट किस तरह खरीदे गए? ये इनके मनी ट्रेल तो आज तक सामने नहीं आए। और देखिए, सरेमल जो है वो तो बरतानिया का सिलसिला है और वहाँ पे उसका मुझे जो है वो मालूम नहीं, नहीं है। अमेरिका और बर्तानिया यानी एक दूसरे के बहुत बड़े सपोर्टर भी हैं। अगर इराक पर जंग लगानी है तो अमेरिका ने लगानी है, बर्तानिया ने उसका साथ देना है। अगर लीबिया पर हमला करना है तो बर्तानिया ने अनअपोज्ड उसका साथ देना है। तो इनके कवानीन भी एक जैसे ही हैं, दोनों एक ही कैटेगरी के लोग हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। और अभी ये तो पॉलिटिक्स आ गई है। आप जो है वो रियल एस्टेट के बारे में जो है जहाँ तक मुझे मालूम है उसका, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उसमें उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। नहीं है। हाँ, बाकी का जो है वो मुझे मैं नहीं कोई उस पे अंदाज़ा नहीं। कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि रियल एस्टेट की हद तक जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पे, और बिल्कुल आप इतना ईज़िली वहाँ पे बाय और सेल करते हैं, और फिर जो है ये जो ट्रांज़ैक्शन होती है, उसमें जो पेमेंट्स होती हैं और ये सारी चीज़ें वेरी वेल ऑर्गनाइज़्ड होती हैं। अच्छा, फिर ये है कि जो फ्रॉड के लोग चांसेस नहीं होते। फ्रॉड के चांसेस नहीं है। दूसरी तरफ क्या है जो आपको एक और बहुत पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है वो मुझे एक्सपीरियंस और मालूम है कि प्रॉब्लम्स होते हैं कि फेक डॉक्यूमेंट्स जो है उस पे लोग सेल कर देते हैं, या फिर ये है कि ओनर जो है एक प्रॉपर्टी के कई-कई ओनर्स निकल आते हैं। ऐसी चीज़ वहाँ पे ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि वहाँ पे टाइटल कंपनीज़ होती हैं। हुँ। टाइटल कंपनीज़ जो है वो ना सिर्फ़ ये कि वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी को वेरीफ़ाई करती हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है ये ओनर जो है वाक़ई ये जेन्युइन ओनर है। ऑनर है, और उसके फिर पास ये है कि इख्तियार है बेचने हाँ, का। और फिर ये है कि प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर कोई लीन तो नहीं है, किसी और का कोई लिटिगेशन नहीं है, किसी और लिटिगेशन तो नहीं है, किसी और का दावा तो नहीं है। लोन नहीं है। अच्छा, ना सिर्फ ये कि उसको करके देते हैं, फिर ये है कि वहाँ पे इसको कहते हैं टाइटल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वो ठीक, कंपनी जो है वो टाइटल इंश्योरेंस भी देती है देती साथ, है। उसके चार्जेस हैं, फी है,
लेकिन ये है कि वो इंश्योर करती है कि इस पर करती कोई है कि प्रॉब्लम नहीं। इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर फ्यूचर में अगर जब ये प्रॉब्लम निकल आए तो वो प्रॉब्लम निकला कंपनी है तो वो ज़िम्मेदार, उसको जो है कंपनी, वो वो ट्राइबल कंपनी कंपनी उसको ज़िम्मेदार है। ओन करती है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। नाज़रीन, आपने अमेरिका और पाकिस्तान और तुर्की का कंपैरिज़न जो है वो आपने इनकी ज़ुबानी सुना है। तो तुर्की के बारे में तो मैं हर तरह की मालूमात देता रहता हूँ। पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की जो सूरत-ए-हाल है वो सब आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वहाँ पर क्या होता है। तो इसलिए ये कंपैरेटिव स्टडी आपको दी है कि अमेरिका में सिस्टम क्या है, तुर्की में क्या सिस्टम है और बाकी ममालिक में क्या सिस्टम है। बाकी अपने-अपने मुल्क के लिहाज से आप इसका कंपैरिज़न कर लीजिए और हमारे डिस्कशन का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इनबॉक्स में अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।